हेलो क्लास। भूगोल का चैप्टर नंबर 5 प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं बच्चों इसके टाइटल से ही। प्राकृतिक वनस्पति मतलब प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वह वनस्पति जो अपने आप ही पैदा हो जाती है, इसको प्रकृति ने पैदा किया है। जैसे आप अपने आप देखते हैं कई तरह की घास देखते हैं, पेड़ पौधे जो अपने आप भी पैदा हो जाते हैं बिना मनुष्य की सहायता के। या आपने कहीं सफ़र किया और रास्ते में तो आपने बहुत सारे जंगल देखे होंगे। जंगल में तो कोई पेड़ लगाने जाता नहीं। तो ये सब जो प्रकृति वनस्पति का वह भाग जो अपने आप ही पैदा हो रहा है और इसमें मानव का कोई प्रभाव भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो है वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है, जिसमें कई प्रकार की जो है कह सकते हैं अपन झाड़ियाँ हैं, वृक्ष हैं, घास हैं। तो ये सब जो है ये प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं क्योंकि इस पर मनुष्य का प्रभाव दूर दूर तक नहीं होता है, वो अपने आप ही पैदा होती है। अब कुछ वनस्पतियाँ ऐसी हैं जैसे कृषि है, फसलें हैं, फल के बड़े बड़े बागान होते हैं, ठीक है। ये वनस्पतियाँ नहीं हैं, ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। इसको तो मनुष्य ने फसल जो है उगाता है, मनुष्य उगाता है। फलों के बागान मनुष्य की सहायता से उगाए जाते हैं। तो ये प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। अब वनस्पतियों में भी बच्चों जो देशी अपन देखते हैं अपने आसपास पेड़ पौधे होते हैं उन्हें देशज कहते हैं, ठीक है। और कुछ पौधे ऐसे हैं जो बाहर से भी लाए जाते हैं, शो के भी होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग अपने घरों में शो के लिए भी बहुत सारे, कहीं कटीले भी होते हैं छोटे छोटे पौधे, कहीं कुछ सुंदर पत्तियों वाले भी होते हैं, कृत्रिम वाले भी होते हैं, देखने में ऐसा एकदम जो हमको ओरिजिनल लगते हैं। और कुछ ऐसे विदेशी पौधे भी हैं, तो इन्हें विदेशज भी कहा जाता है। तो वनस्पति जो है इसमें अपन एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वनस्पति जगत। तो अगर कोई अर्थ पूछे वनस्पति जगत क्या है, तो किसी भी विशेष क्षेत्र में जो पौधे वहाँ पे पैदा होते हैं तो उसमें जितनी उनकी विविधता दिखाई देती है वह वनस्पति जगत कहलाता है। उसमें सब तरह के पौधे आ जाते हैं। जैसे अपन कहते हैं प्राणी जगत, तो प्राणी जगत में तो बहुत सारे प्राणी आ जाते हैं, जानवरों के बारे में इसमें बताया जाता है। तो वनस्पति जगत में किसके बारे में हम पढ़ते हैं? वनस्पतियों के बारे में। अब चूँकि हमारा जो देश है वो विश्व के जो 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। आपको पता है भारत में इतनी सारी जो भिन्नताएँ दिखती हैं, विविधताएँ दिखती हैं, इसकी विशालता के कारण है। यहाँ पे 47,000 के लगभग तो विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। इस कारण से विश्व में 10वें स्थान पर है और एशिया में 4थे स्थान पर। 15,000 के लगभग तो फूलों के पौधे हैं जो पूरे टोटल विश्व का 6% देश में ही है। और कई बिना फूलों के पौधे भी हैं। इसी प्रकार से विभिन्न जातियों के जानवर भी हैं, समुद्री जीव जंतु भी हैं। तो ये सब जो अपने विविधता पाई जाती है तो हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कई तो ऐसे भी वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं जो हमने देखे ही नहीं, कहीं कहीं हमने केवल चित्रों में ही देखा है इनको। तो ये क्या है? हमारे यहाँ की विविधता है। तो ये जो इतनी सारी विविधता है ये किन कारणों से है? कोई कारण होगा ना इसका। इसका कारण क्या हो सकता है? तो हम ये पढ़ेंगे कारण क्या क्या हैं। वनस्पति वन्य प्राणियों में जो इतनी विविधता दिखाई देती है इसकी वजह क्या है? तो इसमें अपन पहला देखते हैं बच्चों धरातल, ठीक है। धरातल में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो ज़मीन और दूसरी मिट्टी, मतलब भूभाग और मृदा। तो भूमि जो है उसका प्रभाव वनस्पति पे तो पड़ता ही है। अब आप कह सकते हो क्या कि जो राजस्थान में वनस्पति पैदा हो रही है वो हिमालय में भी होगी, या जो हिमालय में हो रही है वो किसी दूसरे राज्य में होगी? ऐसा नहीं है। जो भी भूभाग होते हैं, चाहे पर्वत हैं, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, वहाँ सब जगह एक सी वनस्पतियाँ तो हो ही नहीं सकती। तो धरातल कैसा है उसके अनुसार वनस्पति पैदा होती है। जैसे जो जगह उपजाऊ है वहाँ कृषि हो सकती है, जो उपजाऊ नहीं है वहाँ पर चारागाह नहीं हो सकते, घास के मैदान नहीं हो सकते, ठीक है। ऊबड़ खाबड़ जो जंगल हैं वहाँ पे कहीं कहीं आपको घास दिख जाएगी, जंगल दिख जाएंगे, वन्य प्राणी दिखेंगे, पर वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। तो जैसे जहाँ की भूमि वैसे वहाँ पर वनस्पतियाँ। इसी प्रकार से मृदा का है। मरुस्थल में अपन देखते हैं रेतीली मिट्टी पाई जाती है,
वहाँ पे पानी में नमी की मात्रा कम हो, मतलब वहाँ जगह जो होती है मिट्टी इसमें नमी की मात्रा नहीं होती है, इसलिए वहाँ पर ऐसे पौधे होते हैं कटीले जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, तो बहुत गहराई से पानी खींच लेते हैं। कटीली झाड़ियाँ यहाँ की खासियत है। जबकि नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में, ठीक है, मैदानी भागों में घने वृक्ष जो है पाए जाते हैं। पर्वतों में भी मृदा की परत गहरी पाई जाती है, वहाँ शंकुधारी वन पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में भी जो तिकोने पत्तियों वाले हैं वृक्ष वो पाए जाते हैं, ताकि इनमें बर्फ़ जो है गिरे तो ठहरे नहीं। तो इस तरह से सब जो है ये वैरायटी अलग अलग होती है। तो ये तो हो गया धरातल। दूसरा जो इसमें है वो आता है जलवायु। जलवायु तो है ही सबसे महत्वपूर्ण है। जलवायु में पहले अपन देखते हैं तापमान। अब ये जितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं उनको एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। कुछ ठंडे तापमान में पैदा होती हैं, कुछ को गर्मी चाहिए। अब हिमालय पर्वत में जो ढलान है या जो अपना पठारी भाग है, वहाँ की पहाड़ियाँ हैं, जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे तापमान में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। तो ये जो गिरावट है ये वनस्पतियों को प्रभावित करती है। बहुत ठंडे क्षेत्रों में अगर आप देखें, जैसे अपने लेह लद्दाख में, तो वहाँ पे, या बहुत गर्म स्थानों में जैसे मरुस्थल है, तो यहाँ पे वनस्पतियाँ जो होती हैं बहुत गिनी चुनी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि इनको पनपने के लिए वहाँ वैसा वातावरण नहीं मिलता है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, ये वनस्पतियों में परिवर्तन लाती। तापमान से वनस्पतियों में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसे अगला अपन देखते हैं सूर्य का प्रकाश। और सूर्य का प्रकाश है तो जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे समुद्र तल से अक्षांश पे, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश किसी क्षेत्र के अक्षांश है, समुद्र से उसकी ऊंचाई क्या है, वहाँ किस प्रकार की ऋतु है, उस पर निर्भर करता है। अब पौधों को बढ़ने के लिए धूप भी चाहिए। अब जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, सघन वन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कई वृक्ष जो होते हैं गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो वर्षा अगर अच्छी हो रही है, वर्षा का भी एक बहुत बड़ा जो है कारक के रूप में अपन देख सकते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा सघन वन पाए जाते हैं, किसके मुकाबले, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, क्योंकि वर्षा ही नहीं होगी तो पौधों को पनपने के लिए जो है उपयुक्त परिस्थितियाँ नहीं मिलेंगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से वहाँ की वनस्पतियाँ अपने आप को ढाल लेती हैं। ये सब प्रकृति ने किया है अपने आप, तभी हम इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति। अब ये वन तो आवश्यक है ही, क्योंकि वन जो है वातावरण को, पर्यावरण को बहुत प्रभावित करते हैं, जलवायु पे असर डालते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, नदियों की धारा इसको बांध के रखते हैं। जो मिट्टी होती है पेड़ों की, ये पेड़ जो होते हैं इस मिट्टी को बांध के रखते हैं। कितने सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है प्रोवाइड करते हैं, जीविका तो मिलती है। बहुत सारे ऐसे जनजातियां हैं जो वनों पर आधारित हैं, वनों पर निर्भर हैं। कितने सारे मनोरम दृश्य वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग जाते हैं स्पेशली देखने के लिए, किसकी वजह से, इन पेड़ पौधों के कारण। पवनों को, तापमान को ये नियंत्रित भी करते हैं। जहाँ सघन वन होते हैं वहाँ पे इतना तापमान नहीं हो पाता है, वर्षा भी ज़्यादा होती है वहाँ। वन्य प्राणी का जो सहारा है, ये उनका घर होता है वहाँ पर। तो ये हम एक तरह से देखें तो वन क्यों आवश्यक है, ये इन कारणों से आवश्यक है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा वनों से लाभ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो हमको दिखाई दे रहा है और अप्रत्यक्ष जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे वर्षा कराते हैं पेड़ पौधे, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ऑक्सीजन देते हैं, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर हमको फल देते हैं, सब्जियां देते हैं, लकड़ियां देते हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो ये अंतर है प्रत्यक्ष लाभ में और अप्रत्यक्ष लाभ में। अब भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है इसमें भी बदलाव आया ही है, क्योंकि अधिक क्षेत्र चाहिए अगर कृषि करना है, तो कृषि क्षेत्र जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि उद्योगों का विकास हो रहा है, नई नई जगह पर उद्योग लग रहे हैं, ठीक है,
तो शहरीकरण की परियोजनाएं जो है वो ज़्यादा चलाई जा रही हैं। तो इसका असर किस पे दिखाई दे रहा है बच्चों? जो यहाँ के स्थितियाँ हैं, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी करना है, इसके लिए वन्य क्षेत्र कम होता जा रहा है। तो भारत में भी बहुत सारा वन क्षेत्र जो अगर अपन देखें तो जो अगम्य क्षेत्र हैं, अगम्य ने जहाँ जाया नहीं जा सकता है, मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ वाले इलाके हैं, बर्फीले इलाके हैं, यहाँ पे मनुष्य का हस्तक्षेप क्या है? कम है। तो यहाँ अभी भी हमको प्राकृतिक वनस्पति मिल सकती है, किंतु जहाँ पर मनुष्य का हस्तक्षेप हो चुका है वहाँ तो बहुत हद तक जो है वनस्पति को नष्ट किया जा चुका है। अब सरकार ने वापस जो है इस नष्ट हो चुकी भूमि को, जो वनों से आच्छादित थी, उसको पुनः क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए किया है। तो ये जो वनों के अपने वनस्पतियों के प्रकार हैं, तो उसके आधार पर देखिए एक तो इन्होंने ये सारणी दी है, इससे आप ध्यान से देखना तक अंदाज़ा हो जाएगा कि जो अपने राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ पे वनों का परसेंटेज कितना है। ठीक है, एक साधारण तौर पे मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, इसमें समझ में भी आएगा आपको, कई बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा। हम इसको 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे वनों का आच्छादित प्रदेश, जहाँ पे वनों से भरा हुआ है ना, तो छोटा क्षेत्र भी हो सकता है वनों से भरा हुआ, और एक होता है वन क्षेत्रफल, मतलब बहुत बड़ा एरिया जो है जहाँ पे वन है। तो वन क्षेत्रफल के आधार पर अगर अपन देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और वनोच्छादित प्रदेश में अगर अपन देखें तो मिजोरम नंबर 1 पे है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ये सभी वनों से आच्छादित जो क्षेत्र हैं बच्चों, ये अपने पूर्वी राज्य हैं। और कई क्षेत्रों में वनों के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश, केरल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल। तो देहरादून में जो भारतीय वन सर्वेक्षण किया गया उसमें देखा गया कि भाई भारत में कितना वन आवरण है, तो 21 जो कुल वन क्षेत्र है उसमें 21.54 जो है इसका अपन मान सकते हैं, जो अनुमान लगाया गया। तो वन आवरण यानी क्या तात्पर्य? वन आवरण से अर्थ क्या है? वन आवरण कहते हैं कि 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि जहाँ होती है, जहाँ पेड़ गुच्छों में अपन कहते हैं ना, झुंड में लगे होते हैं, कैनोपी होती है, 10% से अधिक हो, ठीक है, उसे वन आवरण वाला क्षेत्र कहते हैं। तो अगर अपन कहते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन जो है, तो अगर केंद्र शासित क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम पुडुचेरी में, पुडुचेरी जिसको अपन कहते हैं, यहाँ पे सबसे कम है। तो इन आधार पे बच्चों जो प्राकृतिक वनस्पतियों को बांटा गया है, इसमें देखिए 5 प्रकार के आप देख रहे हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कटीले वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, और इन सब का यहाँ पे जो है वर्णन दिया हुआ है। तो अभी अपन एक देखते हैं बच्चों, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये नाम से पता चल जाएगा, उष्ण है गर्मी, जहाँ गर्मी होगी वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे वर्षा भी बहुत ज़्यादा होगी। कितनी वर्षा? 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा। तो पश्चिम के घाट वाले जो क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, असम है, तमिलनाडु, यहाँ पर ये है। चूँकि यहाँ पे क्या होती है, उष्णता रहती है वर्ष भर, गर्मी, आर्द्रता, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इनकी ऊंचाई बहुत ऊंची भी होती है और इनका कोई पतझड़ का समय नहीं होता। पतझड़ आप जानते हो कि आपने देखा होगा एक समय में पत्ते गिरते हैं, तो इनका कोई पतझड़ का समय नहीं, तो इनको सदाबहार भी अपन कह सकते हैं, क्योंकि वन साल भर जो है हरे भरे दिखते हैं, क्योंकि अलग अलग समय में इनमें पतझड़ होता है। तो यहाँ पे महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, एक क्वेश्चन है आपका इसमें, रबड़ सिंकोना जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वन है। और यहाँ पे वनों की जनजातियाँ भी जो हैं, वनों में वन्य प्राणियों की जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र में जो है, दलदली क्षेत्र है, असम का है, पश्चिम बंगाल का है। आप देखिए ये एक नक्शा दिया है, इसमें अलग अलग कलर से दर्शाया गया है हर तरह के जो वन है उनको। ग्रीन देखिए आप, डार्क ग्रीन में है, फिर लाइट ग्रीन में है, फिर डार्क येलो में, फिर लाइट येलो में, और फिर सिंपल सादा क्रीम कलर में भी कटीले वनों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अपने भारत में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ये जो वन है सदाबहार वन की श्रेणी में आ जाते हैं।
उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी है, इनको अपन मानसूनी वन भी कहते हैं, जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। 6 से 8 सप्ताह के लिए ये अपनी पत्तियां भी गिरा देते हैं। आपने देखा होगा खूब पत्तियां गिराते हैं, जगह जगह पत्तियां पड़ी रहती हैं, ये पर्णपाती होते हैं, पतझड़ वाला। जल की अगर है वहाँ पे उपलब्धता तो इनको भी आर्द्र और शुष्क पर्णपाती में भी शामिल किया जा सकता है। अब आर्द्र वहाँ पर है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है, जैसे अपने पूर्वी राज्य हो गए, झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय क्षेत्र हो गए, जहाँ पे अपने ये जो नाम है जो आपने सुने होंगे, सागौन है, बांस, शीशम, चंदन, ये शहतूत, ये वृक्ष जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। और शुष्क वाले जो हैं जहाँ वर्षा कम हो गई, 70 से 100 हो गई, तो ये जो प्रायद्वीपीय वाला पठारी वाला क्षेत्र है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार के मैदानी भागों में यहाँ पे ऐसे नाम है जो आपने देखे होंगे, पीपल, नीम, साल, सागौन। और यहाँ पे पशुओं के लिए घास वास का भी जो है पशुचारण किया जाता है। कटीले वन झाड़ियाँ भी हैं जहाँ पे और कम वर्षा होती है, 70 से भी कम। तो उत्तर पश्चिम भाग में अपने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं, यहाँ पे ऐसे कटीले वन पाए जाते हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। वृक्ष यहाँ पे घने रूप में नहीं होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि पानी वो जड़ों से खींच लेते हैं गहराई तक जा कर के। पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, कटील होते हैं ताकि इनको ज़्यादा जानवर नहीं खा सकते हैं, और छोटी पत्तियाँ होती है तो वाष्पीकरण इसमें क्या होता है, कम होता है, इनको पनपने के लिए इनको जगह मिल जाती है। पर्वतीय वन नाम से स्पष्ट है, जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पे तापमान की कमी हो जाती है, ऊंचाई भी है, तो यहाँ पर जो टुंड्रा क्षेत्र है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो पर्वतीय वन है इसमें बहुत ऊंचाई तक, देखो आप ये फोटो में दिख रहा है आपको, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक भी ये पाए जाते हैं। चेस्टनट है, ओक है, जो यहाँ की विशेष जी कहना चाहिए, देवदार, चीड़, फर, सीडर, ये तो हम केवल बुक में ही देखते हैं। अगर आप कभी ऐसे हिल स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ आपको इस तरह के वृक्ष मिलेंगे। और ये वन हिमालय के दक्षिण ढलानों में अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं, घास के मैदानों में यहाँ पाए जाते हैं। अल्पाइन जो वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जाती है। और जैसे जैसे आप ऊपर और पहुँचते जाते हैं हिमरेखा के पास, तो इनको वृक्षों का आकार बाद में धीरे धीरे छोटा भी होता जाता है। मैंग्रोव वन जो होते हैं ये उस तरह के क्षेत्र हैं जहाँ पे ज्वार भाटा समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं। एक प्रकार की ये वनस्पति है जिसकी जड़ें पानी में डूबी रहती है, देखो आप इस चित्र में दिख रहे हैं। डेल्टाई क्षेत्रों में ज़्यादा मिलती है, जिसे जो सुंदरवन डेल्टा, वहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है। समुद्र तटीय क्षेत्र में आपने नारियल के वृक्ष देखे होंगे, ताड़ के वृक्ष देखे होंगे, ये सब यहाँ के प्रसिद्ध जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं वन, इस तरह से यहाँ पे कई प्रकार के जंगली जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे कोलकाता वाले एरिया में रॉयल बंगाल टाइगर। अब चूँकि ये डेल्टाई वाला क्षेत्र है तो मगरमच्छ, समुद्री जीव जंतु, घड़ियाल, कछुए, पानी में रहने वाले सांप, ये भी यहाँ पर मिलते हैं। तो आज के लिए